everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, you're watching the Robert Barron series by Poly Psychology, and here in this video, we are continuing with the third chapter. एंड अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा कर के क्लिक करें सब्सक्राइब बटन में, ये वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स हु आर साइकोलॉजी एंथुसियास्ट, जिन्हें साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है या वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। एंड ऑल्सो आई हैव शेयर्ड the links of the important playlist which I have created in my channel. So let's begin. आज के वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स देखेंगे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड वो फर्स्ट है हियरिंग एंड दूसरा है स्किन एंड टच का जो सेंसेस होता है, वो वाले दो टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ हियरिंग। नाउ हियरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ह्यूमन ईयर का डायग्राम दिया गया है। So if the notes they are not clearly visible, don't worry, I will make it available in my website really soon, but after the chapter is over you can get the notes. So just be patient, or also you can download any image from Google and you can refer. तो यहाँ पर आपको ईयर का डायग्राम दिख रहा होगा, जो एक्सटर्नल पोर्शन बना है विच यू कैन सी, लाइक आप अपने जब कान को पकड़ते हो तो जो एक्सटर्नल पोर्शन जो हम पकड़ सकते हैं, दैट पार्ट ऑफ द कार्टिलेज, इट इज़ नोन एज पिन्ना, ईयर पिन्ना। उसको हम ईयर का एक्सटर्नल पोर्शन बोलते हैं, जो कि हम टच कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ईयर पिन्ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द ईयर इज़ कॉक्लिया। कॉक्लिया इज़ अ पोर्शन इन साइड ऑफ द ईयर, लाइक वो इनर ईयर में लाई करता है, एंड इट कंटेन्स सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर साउंड। व्हाट डू आई मीन बाय सेंसरी रिसेप्टर्स? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको कुछ आइडिया होगा कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होता है। सेंसरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, एंड इट ट्रैप्स और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर परसीविंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंसेशन। मीन्स अगर कोई साउंड है तो वो साउंड मैं कहाँ से सुन पाऊँगी? मेरे इनर ईयर के अंदर में जो एक पोर्शन है जिसका नाम है कॉक्लिया, उसमें जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद है साउंड के लिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हियरिंग। तो अगर मैं कोई भी एनवायरनमेंट में जो भी साउंड का स्टिमुलस है, अगर मैं उसे सुन सकती हूँ, परसीव कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो मुझे मदद करते हैं हियरिंग में। सो नेक्स्ट इज़ द ईयर ड्रम। इट इज़ अ थिन पीस ऑफ टिश्यू जस्ट इनसाइड द ईयर। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन द डायग्राम इट हैज़ बीन गिवन। तो ईयर ड्रम एक थिन पीस ऑफ टिश्यू है जो कि हमारे कान के अंदर में है। ईयर ड्रम के अंदर में हम देखते हैं 3 टाइनी बोन्स है। These 3 tiny bones, they are located in the part which can be called as the middle ear. तो फ्रंट में आता है जो कि आपका एक्सटर्नल पोर्शन, उसे हम पिन्ना कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल ईयर और दूसरा आता है इनर ईयर। तो कॉक्लिया जो है वो इनर ईयर में सिचुएटेड है, एंड दीज ईयर ड्रम एंड द 3 टाइनी बोन्स दे आर लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। तो ये 3 टाइनी बोन्स में से जो थर्ड बोन है, इट इज़ अटैच्ड टू द ओवल विंडो विच कवर्स ए फ्लूइड filled spiral shaped structure, that is cochlea. So first it starts with the ear pinna, next we just move on, there is the ear canal, after that you get the eardrum. eardrum के अंदर में होता है मतलब जो मिडिल ईयर पोर्शन है उसके अंदर में 3 टाइनी बोन्स होते हैं, नेमली मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, उसे हम इस नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं के ही बाद में जो आता है, दैट इज़ द fluid filled spiral shaped structure called as cochlea, and here it bends the tiny hair cells, and it is also connected to the auditory nerve which directly goes to the brain. So कॉक्लिया में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हेयर सेल्स, एंड दैट कॉक्लिया इज़ कनेक्टेड विद द ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व का मतलब है कि इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन, जहाँ पे कि हमें साउंड परसेप्शन के बारे में समझ होता है। सो नेक्स्ट इज साउंड, द टॉपिक साउंड। व्हाट इज साउंड? द फिजिकल स्टिमुलस फॉर हियरिंग। So sound can be explained as the physical stimulus for hearing.
Just as light is the physical stimulus for vision, sound is the physical stimulus for hearing. Now, sound waves they consist of alternating compressions of air और molecules that compose air. तो जब साउंड की बात हो रही है तो हम साउंड वेव्स की बात करते हैं. साउंड वेव्स कैसे मतलब बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशंस ऑफ एयर. तो एयर में कुछ कंप्रेशंस जब बनते हैं तब साउंड वेव्स क्रिएट होता है. और देर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स दैट कंपोज एयर और जब वो वाइब्रेट करते हैं तब sound produce होता है. Greater the amplitude of these waves, greater is the loudness. So when you hear a certain sound and you find it to be louder than the previous sound which you heard, that means that the louder sound has got more amplitude. The louder sound का amplitude जो है it will be greater. Next is the rate at which the air is expanded and contracted. That constitutes the frequency of a sound wave. First we understood that sound wave में क्या होता है? Sound wave में कुछ alternating compressions of air होते हैं. तभी जो compressions जो form होता है एक wave के form में, like sound waves, when I'm telling sound waves वो wave के structure में होता है तो उसमें alternating compressions of air होते हैं तभी जाके they vibrate and the sound is created. So when a sound is very loud, it means that the sound has got greater amplitude. उस sound का, उस particular sound का amplitude ज़्यादा है. Next is the rate at which air is expanded and contracted, that constitutes the frequency of a sound wave. तो जो normal human beings जो frequency perceive कर सकते हैं उसका क्या value है? Just remember this, it is very important and it's also like a general awareness question. So it is 20 to 20,000 hertz. This is the range which can be perceived by the human being. So greater the frequency, higher is the pitch. Now what is pitch? Pitch is the characteristic of a sound that can be described as high or low, mediated by the frequency. So pitch is particularly a characteristic of a sound. Sound के अंदर ही आता है. जैसे amplitude, loudness की बात हो रही है, ये लोग भी sound के characteristic हैं और pitch भी sound का एक characteristic ही है. So that is described as pitch बोलते हैं high pitch voice and a low pitch voice. So for example अगर किसी person का voice deep होता है तो जैसे कि मेल वॉइस हैज़ गॉट लोअर पिच और हाई पिच जो होता है उनका वॉइस जो होता है शार्प होता है. दैट इज़ अबाउट द पिच एंड इट इज़ मीडिएटेड बाय द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि पिच कैसा बनेगा. अगर ग्रेटर इज़ द फ्रीक्वेंसी देन हायर इज़ द पिच. नाउ अनदर टर्म और अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड इज टिम्बर. व्हाट इज़ टिम्बर? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड. साउंड का क्वालिटी कितना फाइन है या कितना फाइन नहीं है या किस रेंज में है. दैट इज द क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय द टिम्बर. नेक्स्ट टॉपिक इज पिच परसेप्शन. Now, when we tune a guitar or sing in harmony with other people, we demonstrate our ability to detect differences in pitch. Most of us can easily tell when two sounds have the same pitch and when they are different. But how do we manage to make such fine distinctions? Two explanations based on two different mechanisms seem to provide the answer. इसका मतलब है कि जब हम गिटार बजाते हैं या फिर कोई मतलब काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ हारमनी में जब गाना गाते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इनका जो पिच है वो डिफरेंट हो रहा है, इनसे इनका पिच जो है वो डिफरेंट हो रहा है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो टाइप के थियोरीज दिए गए हैं. फर्स्ट इज द प्लेस थियोरी. प्लेस थियोरी इज अ थियोरी ऑफ पिच परसेप्शन suggesting that sounds of different frequencies stimulate different areas of the basilar membrane, the portion of the cochlea containing sensory receptors for sound. Now I will ask you that how will you distinguish between the two pitch of a particular sound. आपको कैसे मालूम हुआ कि ये दोनों जो साउंड मैंने सुना अभी उन दोनों के पिच में डिफरेंस है, वो दोनों हल्का सा डिफरेंट साउंड करते हैं. इट कुड बी सेम वर्ड स्पोकन और इट कुड बी सेम सॉन्ग sung by two different persons. So how will you tell that
there is a slight difference in the sound which I hear. Place theory बोलता है कि ये pitch perception में जब हम different frequencies के sound को सुनते हैं तब हमारे cochlea is present in the inner ear, remember, that has got tiny hair cells, and that is the sensory receptors responsible for the hearing. And because it is connected to the auditory nerve which goes to our brain, that creates the perception of the sound. तभी हमें साउंड सुनाई देता है, समझ में आता है. तो प्लेस थियरी बोलता है कि जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड को सुनते हैं तब हमारे कॉक्लिया पोर्शन के हमारे इनर ईयर के पोर्शन में जो कॉक्लिया मौजूद है उसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होता है. बेसिलर मेम्ब्रेन का डिफरेंट एरियाज आर स्टिम्युलेटेड एंड दैट कंटेन्स द सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर साउंड. तो तभी हमें समझ में आता है, एक साउंड के लिए एक एरिया स्टिमुलेट होता है और दूसरे साउंड के लिए दूसरा. तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके हम समझ सकते हैं कि क्यों हमें दो सिमिलर काइंड ऑफ साउंड बट डिफरेंट पिच हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं. दूसरा थियरी इज़ फ्रीक्वेंसी थियरी, अ थियरी सजेस्टिंग दैट साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज heard as differences in pitch induce different rates of neural activity in the hair cells of the inner ear. Frequency theory बताता है कि जब हम दो different frequencies के sound को सुनते हैं तब हमारे inner ear के जो अंदर में कॉक्लिया है, कॉक्लिया में जो हेयर सेल्स हैं उसमें different rates of neural activity होता है. Different rates of neural activity means, see, when you heard a sound, it passes through your ear. It passes through from your pinna, it goes into the ear canal, and then you are like from the eardrum आपको आवाज़ सुनाई दिया और फिर जाता है वो आवाज़ आपके कॉक्लिया में. कॉक्लिया में जो टाइनी हेयर सेल्स होते हैं they are responsible for like making you experience the sound, क्योंकि वो जाके ऑडिटरी नर्व में कनेक्ट होता है और ऑडिटरी नर्व जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है. तब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थ्योरी में बोल रहा है कि कॉक्लिया में जो टाइनी हेयर सेल्स होते हैं, जब आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनते हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड मतलब डिफरेंट पिच वाले साउंड को जब आप सुनते हो, बिकॉज पिच फ्रीक्वेंसी इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पिच. तो जब आप डिफरेंट पिच वाले साउंड को सुनते हो तब जो हेयर सेल्स होते हैं उसमें दो डिफरेंट तरीके के न्यूरल एक्टिविटी होते हैं, तभी यू कैन डिस्टिंग्विश. एक में एक न्यूरल एक्टिविटी होता है पर्टिकुलर काइंड एंड दूसरे में दूसरा. सो that's all about the pitch perception. Next topic is sound localization. Now you're walking down a busy street filled with many sights and sounds. Suddenly a familiar voice calls your name. You instantly turn in the direction of this sound and spot one of your friends. How do you know where to turn? समझ में आया ये सीन? आप चल के जा रहे हैं कहीं से और आपकी फ्रेंड आपको पीछे से बुलाती है अचानक से. मतलब सपोजिंग एक स्ट्रीट है, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं और आपको कहाँ से समझ में आएगा कि वो किधर से बुलाई? अगर वो आपकी राइट साइड में खड़ी होगी, मतलब उसका डायरेक्शन काइंड ऑफ राइट होगा बट आपके पीछे होगा, तो आपको कैसे समझ में आता है कि आपको उसी तरफ टर्न करना है? आपने लेफ़्ट क्यों नहीं टर्न किया? हाउ डिड योर ब्रेन परसीव? मतलब आप तो सामने जा रहे थे, आपकी फ्रेंड पीछे मौजूद थी, उसने पीछे से आवाज़ लगाया, स्टिल आपको समझ में आया कि वो कौन से डायरेक्शन से आवाज़ लगा रही है. तो ये कैसे हुआ? दैट इज़ नोन एज लोकलाइजेशन. इट इज़ आवर एबिलिटी ऑफ the auditory system to determine the direction of the sound source. तो sound localization का मतलब होता है कि हमारा वो ability जो कि हमारे auditory system में मौजूद है, and what it does, it helps us to determine the direction of a sound source. So your friend was the sound source and her present area, where she was standing and calling you was the direction. तो आपको कैसे पता चला कि वो आपके पीछे में हल्के से राइट साइड से बुला रही है? That is sound localization. It is our ability, the ability of our auditory system. So to understand this, you will have to know that the two ears, they are placed on the opposite sides of our head.
हमारा हेड है, हमारे हेड के दोनों तरफ में दो कान हैं. आर हेड क्रिएट्स अ साउंड शैडो. जिस तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ से एक शैडो, एक बैरियर की तरह हमारा हेड एक क्रिएट करता है. अ बैरियर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑन द शैडोड साइड. इसी के लिए जिस तरफ से आवाज़ आती है आपको उसी तरफ से, मतलब आपका परसेप्शन हो जाता है कि ओके इस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो दूसरा वाला ईयर है हमारा हेड वो चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, एक बैरियर बनाता है एंड इट क्रिएट्स अ साउंड शैडो. सो यू आर नॉट लाइक कन्फ्यूज्ड, मोस्टली नॉट कन्फ्यूज्ड. तो ये क्या है, ये बहुत एक जनरल चीज़ है जो कि हम करते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता लेकिन हम करते हैं. जिधर से आवाज़ आती है हम उसी ओर देखते हैं और हमारा ईयर जो है वो उसी की तरफ ही जाता है. सो that is all about the sound localization. Now the placement of our ears also produce a slight difference in the time it takes for a sound to reach each ear. तो दोनों कान हैं, हेड है, हेड के दोनों साइड में दो कान हैं, तो दोनों कान के अंदर में साउंड रीच करने के लिए स्लाइट डिफरेंस रहता है टाइमिंग का, लाइक यू नो वेरी वेरी लेस, बट देर इज़ डिफरेंस. Next topic is touch and other skin senses. Skin is our largest organ. You should know this. Like it's a fact, and it's very general knowledge question है ये. Skin is our largest organ. The skin's sensory experience is probably determined by the total pattern of nerve impulses reaching the brain. तो इसका मतलब है कि स्किन का जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है कौन डिटरमाइन करता है? द नर्व इम्पल्सेस दैट रीच आवर ब्रेन. तो यहाँ पे स्किन के बारे में समझने के लिए पेन का टॉपिक लिया गया है कि पेन, व्हाट इज पेन, इट्स नेचर एंड कंट्रोल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन. पेन हमें कहाँ से होता है? हमारे स्किन के ऊपर में होता है. अगर आपको हाथ में चोट लग गई तो आपको हाथ में पेन होगा. अगर आपको किसी ने हल्का सा मतलब धक्का दे दिया या कुछ, यू फील द पेन, राइट. तो ये पेन क्या होता है? पेन दो तरीके के होते हैं. पहला होता है कि क्विक एंड शार्प पेन होता है एंड दूसरा इज़ द डल एंड थ्रॉबिंग पेन. क्विक एंड शार्प पेन में हम देखते हैं कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू large myelinated sensory nerve fibers and these impulses they travel faster. तो क्विक और शार्प पेन में ये चीज़ हो रही है कि जब आपको चोट लगती है एकदम सडनली जब चोट लग रही है तो उसमें क्या होता है कि जो नर्व, आपके नर्व फाइबर्स ब्रेन को मतलब सिग्नल पहुंचाते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू लार्ज माइलिनेटेड सेंसरी नर्व फाइबर्स. माइलिनेटेड मीन्स कवर, माइलिन शीथ में होता है वो. तो माइलिनेटेड सेंसरी नर्व फाइबर्स आप उसका कंडक्शन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं इन्फॉर्मेशन का, एंड दीज इम्पल्सेस दे ट्रैवल फास्टर. जल्दी, एकदम जल्दी से ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं ये ट्रैवल करते हैं. दूसरा जो है डल एंड थ्रॉबिंग पेन में, दीज आर कैरीड बाय स्मॉलर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड कंडक्ट न्यूरल इम्पल्सेस मोर स्लोली. तो इसी के लिए जो डल एंड थ्रॉबिंग पेन होता है उसको ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? मतलब इट परसिस्ट. डल है मतलब ज़्यादा टाइम तक है, बीच बीच में रुक रुक के हो रहा है. थ्रॉबिंग पेन है वो. तो इसका मतलब है कि ये वाला पेन का जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला पेन का जो स्टिमुलस है, इट इज़ कैरीड बाय स्मॉलर. एक तो स्मॉलर है तो ज़्यादा टाइम लेगा पहुंचने के लिए. स्मॉलर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इसको कंडक्ट करते हैं, दैट्स वाई दे ट्रैवल मोर स्लोली. सो बोथ द नर्व फाइबर्स साइनैप्स विथ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, they carry the pain messages to the thalamus and the other parts of the brain. Next is pain perception, the role of physiological mechanisms. तो ये क्या है कि the discovery of the two pain systems described above led to the information of an influential view of pain known as the gate control theory. तो जो बात मैंने आपको बताया कि पेन दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्विक एंड शार्प, दूसरा है डल एंड थ्रॉबिंग. तो इसमें क्या हो रहा है कि पेन को पहुंचने के लिए, पेन का रियलाइजेशन होने के लिए, परसेप्शन होने के लिए हमें टाइम लग रहा है. टाइम का डिफरेंस है क्विक एंड शार्प एंड डल एंड थ्रॉबिंग में. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक
एक इन्फ्लुएंशियल व्यू ऑफ पेन दिया गया, जैसे कि हम गेट कंट्रोल थियोरी बोलते हैं. व्हाट इज गेट कंट्रोल थियोरी? इट इज़ अ थियोरी ऑफ पेन सजेस्टिंग दैट द स्पाइनल कॉर्ड contains a mechanism that can block transmission of pain to the brain. This means that this theory suggests that हमारे spinal cord में एक ऐसा mechanism होता है which helps us to block. I cannot tell that it helps us to block or something, but it can block the transmission of pain to the brain. तो इससे क्या हो रहा है कि apparently pain messages carried by large fibers cause this gate to close, whereas messages carried by the smaller fibers, the ones related to dull and throbbing pain, they do not. So that's why this may explain why sharp pain is relatively brief, whereas an ache persists. The gate control theory also helps us to explain why vigorously stimulating one area sometimes succeeds in reducing pain in another. तो ये क्या है कि ये बोल रहा है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे ट्रांसमिशन ऑफ पेन को ब्रेन से जाने तक ब्लॉक कर सकता है. मैंने ब्रेन के पास तक आप नहीं पहुंचा सकते उसे, वो इन्फॉर्मेशन वहीं पे गेट क्लोज हो जाता है. तो ऐसा किसके साथ होता है? जब पेन मैसेजेस आर कैरीड बाय लार्ज फाइबर्स. लार्ज फाइबर्स कौन कैरी करवाता है? क्विक एंड शार्प पेन वाले मैसेजेस लार्ज फाइबर्स कैरी करते हैं. तो तब क्या होता है कि गेट क्लोज हो जाता है, और डल एंड थ्रॉबिंग पेन के टाइम में गेट क्लोज नहीं हो पाता है. सो वो क्या करता है कि मैंने एक जो है it persists. So presumably countermeasures such as rubbing the skin near an injury, applying ice packs or hot water bottles, and even an acupuncture stimulate activity in the large nerve fibers, closing the spinal gate and reducing sensations of pain. तो यहाँ पर बोला गया है कि आप जब ये सारे मेथड्स को यूज़ करते हो तो बेसिकली आप अपने लार्ज फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहे हो, लार्ज नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहे हो, ताकि वो जो गेट है वो क्लोज हो जाए और आपके सेंसेशन ऑफ पेन को हम ब्लॉक कर सकें, रिड्यूस कर सकें, वट एवर. नेक्स्ट इज gate control theory has been revised to account for the importance of several brain mechanisms in the perception of pain. For example, our current emotional state may interact with the onset of a painful stimulus to alter the intensity of pain we experience. The brain, in other words, may affect pain perception by transmitting messages that either close the spinal gate or keep it open. So that's why the result is when we are anxious, pain is intensified. When we are calm and relaxed, pain may be reduced. तो ऐसा होता है. तो there are also explanations as why social learning can have an effect on our pain perception. और आप इसके बारे में बुक में काफ़ी ज़्यादा given है. You can go through it. And yes, I'm following the Robert Barron book, so remember that. And next topic is pain perception, the role of cognitive processes. Context in which we experience pain. Pain perception का हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस से क्या रिलेशन है, मतलब मेरा माइंड उसे किस तरीके से वो पेन को परसीव कर रहा है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब पेन एक्सपीरियंस हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो इसमें फर्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द इंटेंसिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी. मुझे पता है कि इंटेंसिटी कितना पेन होने वाला है या कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये मैटर करता है. और उस मोमेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में किस टाइप के सिचुएशन में वो पेन इमर्ज हो रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स. सो दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन आर पेन परसेप्शन. नाउ कॉग्निशन और थॉट कैन बी कॉल्ड एज अ मीडिएटर. Why? Because it determines the extent to which we focus on pain relative to these factors and the degree of threat they pose to us. Supposing आपको पता है कि आपको वो पेन होने वाला है, you can create a positive mindset. आप उसे एकदम पॉजिटिव तरीके से लोगे. आप बोलोगे मुझे पता है कि मुझे पेन होने वाला है, बट या फिर अगर आप बोलोगे कि मुझे पेन हो रहा है बट माई बॉडी कैन एक्सपीरियंस द पेन बट इन अ मच रिड्यूस्ड मैनर. आप बोलोगे कि मैं ये दर्द को सह सकती हूँ या फिर मुझे दर्द कम हो रहा है. तो आप जितना बोलोगे कि मुझे दर्द कम हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है,
वो एक्चुअल में वो जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ऐसा देखा गया है. Cognition and thoughts, so that's why our thoughts have so much power in it that it can change our actions. So we must always focus on our thoughts. हम क्या thoughts कर रहे हैं, हमेशा से हमें ये सोचना चाहिए. सोच के सोचो, सोच कर सोचो. This should be our idea. So countermeasures like hypnosis, group of therapies like cognitive behavioral procedures, in सब का use करके we have seen that the perception of the pain could easily be reduced. And as I said, positive state of mind can reduce pain. And in the book, it has been given the experiments of Wiesenberg, Raz, and Henner. Our beliefs, they also play an important role. आर बिलीव्स, हमारा बिलीव्स भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये कैसे पता चला? स्टडी कंडक्टेड बाय मॉन्टगोमेरी एंड कर्श. तो ये दोनों ने मिलकर के एक स्टडी किया जहाँ पे कि दे लेड पार्टिसिपेंट्स टू देयर स्टडी टू बिलीव दैट दे वुड बी इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ न्यू टॉपिकल एनेस्थेटिक फॉर इट्स पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट. तो उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि हम एक स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पे कि हम एक एनेस्थेटिक यूज़ करेंगे, एनेस्थेजिया का टॉपिकल एनेस्थेटिक फॉर इट्स पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट. तो उन्होंने बता दिया कि हमारा स्टडी ऐसा ऐसा होगा. सो जो प्लेसिबो रिलीवर था पेन का, इट वॉज एक्चुअली अ हार्मलेस बट मेडिसिनल स्मेलिंग मिक्सचर dispensed from a bottle labeled as ट्राइवेरिकिन अप्रूव्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस ओनली. ऐसा करके उस बॉटल में लिखा था, लेकिन उसमें एक्चुअल में एक हार्मलेस था, वो मेडिसिन नहीं था. वो मेडिसिन की तरह स्मेल हो रहा था, बट इट वॉज अ मेडिसिनल स्मेलिंग मिक्सचर, बट इट वॉज हार्मलेस. तो वो यूज़ किया गया. रिसर्चर्स अप्लाइड दिस मिक्सचर टू आइदर द लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, एंड आफ्टर वेटिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने टू अलाउ the medication to take effect, जो भी so-called medication, it was a placebo reliever, even though the researchers applied equal intensities of pain stimulus to both left and right fingers. As predicted, placebo was effective in reducing the participants' perception of pain. तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जहाँ पर उनको वो पार्टिसिपेंट्स जो थे, जहाँ पर रिसर्चर्स ने उन्हें कहा था कि ये आपका हम एक टेस्ट कर रहे हैं, एक मेडिसिन का टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितना पेन रिलीफ करवा सकता है. तो उनके माइंड में, पार्टिसिपेंट्स के माइंड में रह गया कि ओके, मेरे हाथ में जब ये लगा रहे हैं ये फिंगर में, तो ये पेन को जो है वो रिड्यूस करेगा, एनेस्थीसिया की तरह काम करेगा, और ये मेरा पेन मुझे जो है वो कम फील होगा. लेकिन एक्चुअल में वो क्या था? वो कुछ मेडिसिन नहीं था, वो सिर्फ एक मेडिसिन की तरह दिखने की तरह एक चीज़ था, मेडिसिन की तरह स्मेल आ रहा था, बट इट वॉज एक्चुअली नॉट अ मेडिसिन, इट वॉज हार्मलेस. ऐसा कुछ भी एनेस्थीसिया यूज़ नहीं किया गया था. लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद, ब्रीफ टाइम के बाद, जब रिसर्चर्स ने एक पेन स्टिमुलस दिया उस फिंगर में, तो पार्टिसिपेंट्स क्या किए? बिकॉज दे हैड दिस बिलीफ इन देम कि मेरे को एनेस्थीसिया लगाया गया है, तो उनको पेन परसेप्शन भी कम हुआ उस हाथ में और दूसरे फिंगर में ज़्यादा हुआ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, द रोल, कितना हमारा माइंड कितना ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल चीज़ को कंट्रोल कर सकता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट कि हर एक चीज़ में, इमेजिन अगर पेन परसेप्शन में भी हमारा माइंड, हमारा थॉट्स, हमारा कॉग्निशन इतना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, तो बाकी सारी चीज़ों में भी कितना कर सकेगा. अगर आपके बॉडीली चेंजेस को वो कंट्रोल कर पा रहा है, आर माइंड इज सो पावरफुल कि वो आपके बॉडीली मैकेनिज्म्स को ऑल्टर कर सकता है. सो यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग इफ़ यू हैव अ क्लियर पॉजिटिव माइंड सेट, यू कैन गो ऑन अचीविंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ. So this is like, this is a fact. Our mind is so powerful. Human mind is so powerful. So that's all for today's video. I hope you all like it, and please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel, and stay tuned. More videos are on its way. So thank you for watching.